हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सेट प्रैक्टिस चल रहा है और आज का जो सेट है ये आपका 7 जुलाई 2019 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका आपका हिंदी का सेट है। ठीक है, तो हम लोग हिंदी के सवालों को इसमें देखेंगे। अच्छे से सारे एनालिसिस को देखना है क्योंकि एग्ज़ाम जो है आप लोग का 20 तारीख से है और एनालिसिस देख के जाएंगे तो वो आपको एग्ज़ाम में जो है फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है इसमें आपको पैसेज दिया हुआ है। अब पैसेज को क्या करना है कि अच्छे से पढ़ना है और जो आपको लगे कि ये हो सकता है आंसर तो उसको भी टिक करके चलना है। उससे पहले सवाल को बनाने से पहले, पैसेज बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि एक बार क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको आइडिया रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कुछ अंडरलाइन भी कर पाएंगे कुछ लाइन को। ठीक है, तो जैसे पहला सवाल है कि ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते हैं। अब कैसे परोपकारी लोग हमेशा पूजे जाते हैं उसे हम इसमें ढूंढेंगे। चलिए, फिर उसके बाद है कठोर सत्य किसे कहा गया है। फिर अगला सवाल है निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या करेंगे तो बन सकता है। धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है। ऐसे विचार सजग मनुष्य गई है तो आपका अलग है। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं हम लोग पैसेज वाले सवालों को एक बार पढ़ लेते हैं। अब आप यहाँ से इसमें पढ़ना शुरू कर दीजिए पैसेज और लगेगा कि ये हो सकता है आंसर उससे मिलता जुलता है तो उसको अंडरलाइन करते चलिए। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वो अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। तो ये हो सकता है, इसे हम लोग अंडरलाइन करते हैं। सीमित अवधि तक ही संसार में रह सकते हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो है जीवन क्या है, एक सीमित है, सभी को मरना ही है, ये आपका दुनिया का सत्य है। ठीक, हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। क्योंकि कोई आदमी अगर मर जाता है तो 10 दिन के लिए कोई शोक मनाते हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है सब। यही बात इसमें कहा गया है। दुख मिश्रित इस निर्मल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा के लिए अमर हो जाए। तो देखिए, इसमें अमर वाले भी बात थी। ठीक है, तो इस लाइन को भी अंडरलाइन करते हैं कि सत्कर्म और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर अमर हो जाए। आगे है कि सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं कि अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु प्रेरणा बन सकते हैं। ठीक है, अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार क्या है, नया नहीं है। आगे है कि ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहते हैं तथा उन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए हैं। इस धारा पर अस्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। ठीक है, मतलब दूसरे की जो भलाई करते हैं, परहितकारी इसको कहते हैं। तो परहितकारी होता है जो दूसरे के हित के लिए सोचते हैं, तो वैसे लोग हमेशा के लिए क्या है, पूजे जाते हैं। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ क्या है, शिक्षा है और यही सीख कर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। फिर है कि यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्म और सद्गुणों की ज्योति फैलाना है। मतलब जो आप सत्कर्म कर रहे हैं, सद्गुण की ज्योति फैला रहे हैं, तो ये क्या है, आपके जो है जो आपका कर्म है वो जो है दुनिया याद रखती है। ठीक, चलिए
तो ये सभी था। अब सवाल पढ़ते हैं। कहते हैं ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे। तो कैसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे? इसमें आनंदमय जीवन से जीने वाले नहीं, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे नहीं, सेवक वृत्त अपनाकर परहित करते रहे। देखिए, करने का मतलब है कि दूसरों के लिए सेवक बनकर और दूसरों का हित अगर करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, उसकी भलाई के लिए, तो वैसे लोग जो है हमेशा क्या है, पूजे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, कठोर सत्य किसे कहा गया है? तो देखिए, हमने इसमें पढ़ा भी है कि कठोर सत्य जो है यहाँ पे यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक रहेंगे। ठीक, तो इसमें क्या है? भौतिक संसार की तुच्छता, भौतिक शरीर की नश्वरता। तो देखिए, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। भौतिक शरीर की नश्वरता मतलब हमारा जो आप शरीर है वो क्या है? नश्वर है, मतलब एक न एक दिन वो मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है कि निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? तो निर्मल भावना पर विजय पाने के लिए देखिए, ऑप्शन है विजय पाने के लिए योजना बनाना नहीं, ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना नहीं, अच्छे कर्मों के नाम अमर कर लेना नहीं, देखिए सदा के लिए अमर हो जाना नहीं। इसमें अच्छे कर्म आएंगे। ठीक है, सदा के लिए अमर तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अच्छे कर्मों से क्या होता है? नाम अमर हो जाता है। जैसे महात्मा गांधी अच्छे कर्म किए तो उनका नाम क्या हुआ? अमर हो गया। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे ऐसे लोग जो अच्छे कर्म करते हैं उनका नाम अमर हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल है कि हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम, कब प्रेरणादायक बन सकता है? जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरे के बारे में सोचते हैं, परोपकार करते हैं, जैसे इसमें भी था। ठीक है, देखिए निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु प्रेरणा का बन सकते हैं। ये लाइन है। तो यहाँ निस्वार्थ भाव से परोपकार करेंगे तो क्या है? सदा के लिए प्रेरणा का हम लोग बन सकते हैं। 95 नंबर सवाल है कि धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है? तो धर्म के आचरण का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इसमें दिया है पहला, अच्छे कर्म और गुणों का प्रकाश फैलाना, कर्म पर आस्था रखना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना। तो देखिए, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना ही क्या होता है? वो धर्म के आचरण का उद्देश्य होता है। ठीक, तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। जैसे इसमें आपका था भी, ठीक है, उद्देश्य के लिए ये वाला लाइन हम लोग अंडर लाइन किए हुए थे। देखिए, सद्गुणों का पास यहाँ है, हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा के लिए अमर हो जाए, सेवा अवृत्त अपनाकर ऐसा अवश्य कर सकते हैं। निस्वार्थ व्यक्तित्व और परिहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन के प्रेरणा बन सकते हैं। और ये जो है क्या है? उद्देश्य भी जो है देते हैं एक समाज को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति जो है फैलाना ही है। तो क्या है यहाँ पे? धर्म कर्म का उद्देश्य जो है सत्कर्म सद्गुण, मतलब अच्छे गुण, अच्छे आचरण, अच्छे कर्म। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ऐसे विचार, दूसरा पार्ट है, मनुष्यों अंतर्मन में सदा उठते रहेंगे। ठीक, अब इसमें कहा गया है अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। वह भाग पहचानिए जिससे अशुद्धि है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा ऐसे विचार, तो ऐसे विचार तो आपका क वाले पार्ट में नहीं है। कहता है सज्जन मनुष्यों, तो मनुष्य यहाँ नहीं आएगा। सज्जन मतलब अच्छे मनुष्य ही होते हैं, तो सज्जन नहीं आएगा। तो किस पार्ट में गड़बड़ी है? आपका ख वाले पार्ट। ख वाला का ऑप्शन किस में है? आपको ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। यहाँ है सत्यवादी। सत्यवादी कहते हैं जो सत्य बोलता है, सच बोलने वाले को। सद्गुण क्या होता है? सद मतलब अच्छा गुण,
सत्कर्म अच्छा कर्म, शब्द गति अच्छी गति, ठीक। तो ये सभी के सभी आपका क्या है, एक तरह से विशेषण है और ये आपका क्या है, संज्ञा है। तो ये आपका क्या होगा, चारों में और अलग होगा, भिन्न होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द क्या है, मतलब उल्टा कौन सा है, अपोजिट कौन सा है। तो निस्वार्थ बिना स्वार्थ का, तो इसका मतलब स्वार्थी, स्वार्थ का तो स्वार्थी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है 3। नेक्स्ट सवाल है, गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना हुआ है। तो देखिए आध्यात्मिकता में आपका अधि उपसर्ग है, अधि प्लस इसमें अधि आध्यात्मिकता एक इसमें प्रत्यय है और ता भी इसमें प्रत्यय है, ठीक है। और आत्म जो है इसमें मूल शब्द है, ठीक। तो मूल शब्द तो देना नहीं था, इसमें अधि का उपसर्ग हो जाएगा, एक भी प्रत्यय हो जाएगा और ता भी, तो अधि एक और ता, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये आपका जो है पद्यांश दिया हुआ है, ठीक। आपके जो सेट होंगे उसमें एक गद्य और एक पद दिए जाएंगे, तो ये आपका पद्य है, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए कहता है, विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम। कहने का मतलब है कि विविध प्रांत मतलब अलग अलग जो है प्रांत है और अपनी अपनी सभी प्रांत की अपनी अपनी भाषा है। इन पर सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हैं, मतलब इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या है, हिंदुस्तानी है। मतलब ये हिंदुस्तानी के बारे में कहा गया है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे प्रांत हैं और सभी में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। रहन सहन में खान पान में भिन्न भिन्न भले ही हो, मतलब रहन सहन हर एक प्रांत का अलग अलग है, खान पान भी अलग अलग है, फिर भी इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। फिर भी क्या है कि हम लोग इस मिट्टी के लिए मतलब कुर्बानी देते आए हैं, क्योंकि फौज में आपको जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी उसमें होते हैं और सभी इस आपके मिट्टी के लिए कुर्बानी देते हैं। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद करे, मतलब इतने सालों से इतने सदियों से जो है हम लोग बहुत ही मुसीबतों को जो है लड़ते आ रहे हैं, झेलते आ रहे हैं, उस सभी से मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से है, ठीक है। मतलब आज टकराएंगे तो कल लगेगा कि एक नया जीवन जी रहे हैं, ठीक है। अंडमान से कश्मीर भरे ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। मतलब अंडमान कश्मीर क्या है, बहुत ही दोनों में डिस्टेंस है, दूरी है, लेकिन फिर भी जो है एक बहुत ही कोमल धागों से जो है सभी प्रांतें जुड़ी हुई है। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गए इधर भून और मंगल, ठीक। मतलब कहीं भी हम लोग गए हैं, जिधर पग बढ़ाए हैं वहाँ पे एक नई संचार आई है, आज़ादी आई है, ठीक है। एक नया आपका जो है माहौल आया है। आजाद वतन के परिंदे हर चरण हमारा है बादल, ठीक है। हम क्या है कि अब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है, तो आज़ाद वतन के हम क्या है, परिंदे हैं, वहाँ के बंदे हैं, वहाँ के लोग हैं, और हर चरण हमारा बादल है, ठीक है। तो ये इसका मेन मैटर बात था, इसमें मेन आपका मतलब समझना था। अब सवाल पे चलते हैं। सवाल है, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। समानार्थी नहीं है पूछा है, तब पैर को चरण भी बोलते हैं, पग भी बोलते हैं, पद भी बोलते हैं, नौ नहीं बोलते हैं। नौ मतलब होता है नया, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या है, सबसे पहले हम भारतीय हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि पर इन सबसे पहले दुनिया वाले हिंदुस्तानी हम, मतलब इन सभी में सबसे पहले हम क्या है, हिंदुस्तानी है, मतलब भारतीय है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, समास की दृष्टि से शेष जो है, शेष से भिन्न पद कौन है। तो देखिए समास में आपका मिलान जुलान, तो ये आपका क्या है, द्वंद्व समास।
मिलान और जुलान। रहन सहन, तो रहन और सहन, ये भी आपका द्वंद्व समास है। खान पान, तो खान और पान, खाना पीना, तो ये भी आपका द्वंद्व समास है। आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पे भिन्न, अपनी अपनी, ये आपका द्वंद्व समास नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही शब्द आपका रिपीट हो रहे हैं तो ये आपका द्वंद्व समास में नहीं आता है। एक ही तरह का शब्द अगर 2 बार रिपीट हो तो वो अव्यय भाव समास होता है, जैसे दिनों दिन, रातों रात, कानों कान, ये सभी अव्यय भाव समास होते हैं। चलिए, तो ऑप्शन 2 हो जाए। नेक्स्ट सवाल है 103, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तले से, पंक्ति में तूफान का भाव क्या है? तूफान किसको कहते हैं इसमें? तो देखिए, इसमें जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि तूफान, कुचले लाखों तूफान हमने पद तले, तो इसमें क्या है कि बहुत सारी कठिनाइयाँ हमने बहुत समय से जो है फेस की है, सामना की है। तो यहाँ लड़ाइयाँ नहीं होगी, आंधियाँ भी नहीं होगी, आक्रमण भी नहीं होगा, क्या होगा? कठिनाइयाँ होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उसका राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट सवाल है कि अंडमान से कश्मीर भारत में है, तो क्या है वो? क्रांतिकारी राज्य है, निकटस्थ राज्य है, बलिदानी राज्य है, दूरस्थ राज्य है? दूरस्थ राज्य है, क्योंकि ये दोनों क्या है? दूर है, इसमें कविता में बोला गया है। नेक्स्ट सवाल है कि हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या होता है? शुभ कार्य होते हैं, क्रांतिकारी हो जाती है, शांति हो जाती है, या देश स्वतंत्र हो जाता है? तो देखिए, यहाँ पे है कि जिधर कदम बढ़ाते हैं वहाँ उधर न मंगल, मतलब नए, मतलब खुशहाली आती है, शुभ कार्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ शुभ कार्य जो है होते हैं, ये आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, देखिए ये आपका दिया है कि ये पेडागोजी पार्ट का अब आ गया। कहते हैं भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? नहीं है, ये आपको ढूंढना है। तो कहते हैं भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, सही बात है। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सही बात है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है, संबंधित तो है ही। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, तो देखिए ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भाषा कौशल एक क्रम में होते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है कि नहीं अर्जित किए जाते, तो ये आपका गलत हो जाएगा और यही आपको चुनना था कि कौन कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल है, कहता है बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं पूछा है। कहता है त्रुटियां जो है, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षण में कमी, सही बात है कि त्रुटि का अर्थ ये नहीं है कि शिक्षण में ही कमी हो। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, सही बात है। गलती करते हैं तो सीखते भी है गलती से हम लोग, ठीक है, तो इसलिए वो सीखने का एक पड़ाव है। कहता है त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ठीक है, या फिर त्रुटियां बच्चों की मदद मार्ग तय करती है। अब देखिए त्रुटियों का अर्थ क्या? भाषा अज्ञानता होगा कि आपको भाषा का ही ज्ञान नहीं है तो आप त्रुटि कर रहे हैं, तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा, यही उचित कथन आपका इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सबसे अधिक उपयोगी है? तो भाषा आकलन करना है इसमें, तो देखिए कहता है ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताएं। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताएं। तो मुख्य घटना तो बता देंगे कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ, मुख्य पात्र का भी नाम पूछा जाए तो मुख्य पात्र का भी नाम बता देंगे कि राम श्याम क्या है, तो 1 वर्ड में खत्म हो जाएगा। कहता है ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुझाइए, तो यही क्या होगा, ये सबसे ज्यादा उपयोगी है। क्यों? क्योंकि ईदगाह कहानी जो भी हो उसके अंदर अगर बच्चे को बोला जा रहा है कि आप अपनी भाषा में कहानी को सुनाइए, तो वो भाषा आकलन के दृष्टिकोण से क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने भाषा में भी इसमें बोलने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 109, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? तो देखिए बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है। जब भी इसका पेडागोजी पढ़े होइएगा तो हमेशा ये पढ़े होंगे कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्म से ही होती है, उसे अलग से कुछ ऐसा
नहीं दिया जाता, ठीक है। जन्म से ही होती है, चाहे आप वो जो भी भाषा दे दे, एक साथ में 2-3 भी भाषा देंगे तो एक साथ ही वो सीख जाएगा, उस पर भी ये नहीं होता है। हाँ, ये चीज़ है कि जब बच्चे 5-6 साल के बाद के उम्र में आते हैं तो कोई भी भाषा सीखना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन शुरुआती दौर में कोई भी भाषा जो है, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, ठीक है, तमिल, कन्नड़, कुछ भी दे दो, उसको सीखने में बहुत ही आसानी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 110, बच्चों के भाषा सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या है सबसे अधिक महत्वपूर्ण? कहता है सुंदर लिखावट। यहाँ तो भाषा सीखना है तो लिखावट से क्या मतलब? मानक वर्तनी, ये भी नहीं कि हाँ यही सब चीजें आपको वर्तनी में ये करनी है। शुद्ध उच्चारण नहीं, बातचीत। कहने का मतलब जब आप बातचीत करेंगे तभी आप भाषा जो है सीख पाएंगे। बहुत सारे ऐसे फैमिली होता है कि घर में लोग बात नहीं करते एक दूसरे से, तो वैसे फैमिली के बच्चे जो है बहुत लेट से बोलना शुरू करते हैं, ठीक। और जिस फैमिली में ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत भरा पूरा फैमिली होता है, तो वहाँ जो होता है ज़्यादा लोग एक दूसरे से बात करते हैं, तो बच्चा भी क्या है बहुत कम समय में बात करना शुरू कर देता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि प्राथमिक स्तर पे भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है, तो क्या है? प्राथमिक स्तर पे अगर भाषा आप सिखा रहे हैं तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग करेंगे? नहीं। वर्णमाला सीखना करेंगे? नहीं। भाषा का प्रभावी प्रयोग करेंगे, ठीक है। साहित्य रचना भी नहीं होगा, भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी प्रयोग करेंगे ताकि प्राथमिक तक बच्चे अच्छे से उसको सीख सकें। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, बच्चे जो है सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? ठीक है, तो देखिए सामाजिक अंतरक्रिया से समाजीकरण का सिद्धांत जो है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, ये आपके वाइगोत्स्की ने दिए थे, ठीक। जिन पियाजे ने बोला था कि भाषा जो है बच्चा अपने जो सीखना जो बोलते हैं वो अपने उम्र के हिसाब से सीखते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की ने बोला था कि नहीं, बच्चे परिवेश से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, ठीक। तो अंतरक्रिया से जो है भाषा सीखने के बारे में ये वाइगोत्स्की ने कहा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है 113 नंबर, प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो देखिए प्राथमिक स्तर पत्रिका तो नहीं पढ़ेगा, समाचार पत्र भी नहीं पढ़ेगा, पाठ्य पुस्तक भी नहीं, बाल साहित्य होता है, ठीक। बाल साहित्य में क्या होता है, छोटे छोटे किस्से कहानी होती है, कथाएं होती है, जिसको सुन करके बच्चा एक इंटरेस्ट भी लेता है, एंजॉय भी करता है, प्लस सीखता भी है उससे, ठीक है। तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? तो साक्षरता है? नहीं। पाठ्य सामग्री है? नहीं। भाषा आकलन है? नहीं। क्या है? भाषा परिवेश। देखिए भाषा अर्जित करने के लिए साक्षरता जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही बोल पाएंगे, अनपढ़ भी लोग क्या है अपनी बात अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि भाषा जो है आप 3 तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, बोल कर, लिख कर, इशारे से, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप साक्षर है तभी आप भाषा का यूज करें, ये भाषा परिवेश होगा, क्योंकि आपके परिवेश में जैसे भाषा का यूज होगा वैसा आप अर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सबसे अधिक महत्व किसे देंगे? ठीक है, तो पोर्टफोलियो को, लिखित परीक्षा को, प्रश्नावली को या जांच सूची में? देखिए पोर्टफोलियो को देते हैं। पोर्टफोलियो को इसलिए देते हैं क्योंकि उसमें बच्चे के शुरू से लेकर के सारे चीजें, कमी से लेकर अच्छे चीजें, सभी चीजें पोर्टफोलियो में वर्णन किया रहता है, ठीक है। तो उसके भाषा आकलन में जो है पोर्टफोलियो जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक। चलिए तो ये पोर्टफोलियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई में क्या है, अगर उसका अर्थ ही नहीं पता तो ये सब तो आपको क्या है, कितना तेज अक्षर ज्ञान गति, ये सबसे मतलब नहीं है। तो पढ़ाई अगर कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बच्चों को लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए लिखना सिखाने में क्या महत्वपूर्ण है? कहता है काव्यात्मक भाषा? नहीं। विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता? नहीं। विचारों की अभिव्यक्ति, मतलब जितना विचार में अभिव्यक्ति आपका अच्छा होगा उतना ही जो है लिखना क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, सिखाना आसान हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन 2 है।
नेक्स्ट सवाल है 118 नंबर कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। ठीक है, तो देखिए भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, ठीक है, या भाषा के विभिन्न रंगते। तो भाषा के विभिन्न रंगते जो होगा वो प्राथमिक स्तर पे आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसमें तरह तरह की चीजें आपको इसमें मिलेंगे जो बच्चे प्राथमिक लेवल पर जो बच्चे होते हैं उसको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट सवाल है 119 नंबर, कहता है कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को, अगर एक कक्षा है जिसमें बहुभाषिक मतलब क्या, बहुत भाषाओं को लेकर के बच्चे आते हैं, तो कहता है अनदेखा कर देना चाहिए, नहीं। अस्वीकार कर देना चाहिए, नहीं। स्वीकार किया जाना चाहिए, कहते हैं अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी बात। स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर अलग भाषिक अगर बच्चे आते हैं, अलग भाषा के भी आते हैं, तो उससे भी क्या होगा, दूसरे बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा, नई चीजें। ठीक है, तो ये आपका क्या है, स्वीकार किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है और ये आपका लास्ट सवाल है, कहता है भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो संचार माध्यमों का प्रयोग करना, नहीं। भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, नहीं। भाषा का समृद्ध परिवेश और अभिभावकों का साक्षर होना, नहीं। साक्षर होना जरूरी नहीं है। इस टाइप का तो सवाल इससे पहले भी आपका इसी में आ गया है, तो देखिए एक ही तरह के 2 सवाल आ गए इसमें। कहता है कि भाषा का समृद्ध परिवेश मतलब आपका जिस तरीके का परिवेश होगा वहाँ सीखने सिखाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका वो आ जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, भाषा का समृद्ध परिवेश। क्लियर है, तो ये था आपका हिंदी का 30 सवाल जो हम लोगों ने किया। अब आपके सेट जो है 2019 का जो 7 जुलाई का सेट है ये आपका सब हो गया है। ठीक है, तो सारा एनालिसिस देखिए और एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आइए। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में।